तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपका जो कल का मैथ्स का पेपर था वो बहुत अच्छा गया होगा। एंड इसी के साथ आप लोगों के टेंथ के बोर्ड खत्म हो चुके हैं। लेकिन जर्नी यहाँ पर आपकी समाप्त नहीं हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेंथ के बाद अब आपका पड़ाव चालू होने वाला है। अब टेंथ के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी 11th क्लास स्टार्ट होने वाली है। और इसीलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 11th क्लास में आपको किस तरीके से स्टार्टिंग करनी है, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान रखना है और क्या चीजों को आपको ध्यान नहीं रखना है, मतलब किस चीजों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है ना। तो मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जनरली जिन लोगों को लगता है कि यार 11th तो इजी जाने वाली है 10th के कंपैरिजन में, क्योंकि 10th में बोर्ड थे, 11th में तो कुछ होगा नहीं। 11th में इंटरनल स्कूल के टीचर होंगे, इंटरनल पेपर होने वाले हैं, मजा आने वाला है ना। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चाहे आप साइंस लो, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप कॉमर्स लो, है ना। क्योंकि ये एक क्लास थी आपकी 10th क्लास, जहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको लेना क्या है। और आप जितने भी सारे दोस्त होंगे, अब आपके पास ऐसा मौका आएगा जिसमें आप सारे दोस्त जो काफी टाइम से एक साथ थे, अब वो सारे के सारे अलग अलग रास्ते पर जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ दोस्त आपके होंगे जो साइंस लेकर दूसरे स्कूल में जाएंगे, कुछ होंगे जो आर्ट्स लेकर आपके स्कूल में ही रहेंगे लेकिन आपसे नहीं मिल पाएंगे, और कुछ होंगे जो कॉमर्स लेकर अपने करियर के तरफ आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों के साथ अब होने वाली है। ठीक है, हम लोगों के साथ बहुत पहले हो चुकी है। एज अ गाइडर, एज अ बिग ब्रदर, आप लोगों के साथ मैं यही प्रॉब्लम शेयर करने आया हूं कि बाद में 11th में आने के बाद आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेगी, हमने क्या फेस करी थी, आपको क्या फेस ना करना पड़े, और किस तरीके से आप अपने 11th को बर्बाद ना कर दो। ठीक है, तो उसी के लिए हमारी वीडियो होने वाली है। देखो, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आपके पास अभी जो भी टाइम है, जब तक आपका रिजल्ट आएगा उस टाइम तक आपके पास टोटल 3 महीने तक का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को ये भी कहा जाता है कि कोई आप कोर्स परस्यू कर लो, जो आपको अच्छा लगता है आप उस हिसाब से चीजों को एडॉप्ट करो। ठीक है, कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो, कोई इंग्लिश का कोर्स कर लो, तो आपके पास अभी बहुत टाइम है। लेकिन मैं जनरली आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग अपना ये 3 महीने बर्बाद करो। कोर्स करना इज मच बेटर देन वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, कोई भी कोर्स करो, लेकिन ये दिमाग में आपने क्लियर तो कर ही लिया होगा कि आपको लेना क्या है, किस स्ट्रीम में जाना है। तो एक बार उस स्ट्रीम के बारे में भी अच्छे से आपको छानबीन करनी है कि क्या आपने जो 9th में या 10th में सोचा था, जिस दीदी भैया को देखकर आपने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगी या फिर मैं चार्ट एंड अकाउंटेंट सीए का एग्जाम देने वाली हूं या देने वाला हूं, क्या ये फैसला आपका सही था? क्या आपने जो भी चीजें अपने मन गढ़ंत कहानियां बना रखी है, क्या वो चीजें आप एक्चुअली में कर पाओगे? क्योंकि आपको जैसे ही आप 10 से 11th में जाओगे, आपके सामने एक ऐसा सिलेबस आने वाला है जिसे आप लोगों ने आज तक कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई में, एंड उसी के 2 महीने बाद आपके SA1 यानी मिड टर्म के एग्जाम आ जाते हैं। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 11th क्लास का सिलेबस, जब भी आप 10th से 11th में जाते हो तो सिलेबस जो होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये ज्यादा होने की वजह से ही देखा गया है कि मेजॉरिटी 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं, 11th के जो स्टूडेंट होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, फेल होने का मेन रीजन ये भी है सिलेबस का ज्यादा होना। ठीक है, और ये भी रीजन है कि वो है ना बहुत अच्छे से उन चीजों को पढ़ते नहीं है। मेरी लाइफ की खुद की एक स्टोरी है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। जब मैं 10th क्लास में था, ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। ठीक है, पूरे साल मैंने इस कदर मेहनत करी थी कि मेरे को इतना आता था कि मैंने अपनी टीचरों की बात सुननी भी बंद कर दी। सोच के देखो, मेरे को टीचर बुलाते थे कि भाई जफर यहाँ पे आओ बोर्ड पर और क्वेश्चन करके दिखाओ, और मैं ऐसा ऐसा इतना एटीट्यूड लेके चलता था कि भाई अब तो मेरे को टीचरों से ज्यादा आता है ना। मैं उनकी बात सुनता ही नहीं, मैं बोर्ड पे जाता, बोर्ड पे जाने के बाद क्वेश्चन जो देते थे वो करके मार्कर या फिर जो चौक होती है स्कूल के अंदर, उसको डेस्क पे रखकर वापस अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाता था। ठीक है, टीचरों से मैं कंफर्म भी नहीं करता कि मैंने जो आंसर करा है वो सही है या गलत है। अब मेरे पास इस कदर का घमंड था, एंड घमंड हो भी क्यों ना, क्योंकि मैंने पढ़ाई इस लेवल पे कर रखी थी। 10th क्लास के अंदर मैंने अपनी पूरी क्लास के अंदर फर्स्ट किया, मतलब फर्स्ट आया मैं टॉपर, अपने स्कूल के अंदर थर्ड। तो जाहिर सी बात है भाई घमंड तो होना चाहिए, लेकिन ये घमंड मेरा ज्यादा देर तक रहा नहीं। जब मैं 11th में गया, 11th क्लास को समझने में मेरे को तकरीबन 2 महीने लग गए।
और जैसा कि मैंने आपको बताया 2 महीने बाद ही आपके मिड टर्म आ जाते हैं। और मिड टर्म में आप मानोगे नहीं, जो बंदा 10th क्लास का टॉपर था वो मिड टर्म के अंदर 30 मार्क्स 27 मार्क्स लाके पास हो रहा है बॉर्डर लाइन पर। क्योंकि मैंने साइंस ली है, साइंस स्टूडेंट हूं मैं, आपको पता है मैं इस चैनल पे भी आपको साइंस ही पढ़ाता हूं, तो आपको पता होगा कि साइंस में पास होना भी एक टास्क है 11th के अंदर। मेजॉरिटी बच्चे जितने भी आते हैं ना 60-70 जो आते हैं, उसमें से आपके मेजॉरिटी 70% स्टूडेंट फेल की तरफ होते हैं या फिर बॉर्डर लाइन पे पास होते हैं। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपने 10th क्लास के टॉपर होते हैं, लेकिन 11th में आगे उनको लगता है कि जैसे 10th में पढ़ाई करी थी ना उसी तरीके से 11th में पढ़ेंगे और आराम से 11th को पास कर लेंगे। लेकिन ये गलतफहमी उनकी दूर होती है मिड टर्म में। अब जैसे ही मिड टर्म आ रहे होते हैं, मिड टर्म में जैसे जैसे उनके मार्क्स आते हैं ना, उनका मोरल डाउन हो जाता है। वो सोच के तो आते हैं यार नीट देंगे, जेई देंगे, अदर एग्जाम की तैयारियां करेंगे, लेकिन जब सामने आपके मार्क्स आते हैं ना, तब आपको रियलिटी का पता चलता है कि भाई जो 10th था ना, 10th तो ओशियन का 5% था। मतलब आप पानी में डुबकी लगाते हो ना, तो जो पानी का लेवल है ना उसका सिर्फ 5% 10th था आपके पास। और 11th आपका पूरा का पूरा समुद्र बैठा है जो आपको निगल सकता है। ठीक है, और इसी वजह से मेजॉरिटी बच्चे फेल हुए। ठीक है, मैं अकेला नहीं, मैं तो पास हो गया था बॉर्डर लाइन पर, लेकिन मेरे साथ वाले बहुतों ने फेलियर को देखा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने 10th में टॉपर हो, बेशक आप टॉपर हो, लेकिन 11th क्लास में एक पैटर्न को फॉलो करके चलना है आपको। पहले दिन से, डे 1 से ही जब आप स्कूल के अंदर एंटर करो, आपके पास हर सब्जेक्ट की कॉपी बना के रखो। ठीक है, कॉपी बनाने से मतलब ये है कि नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, डे 1 की नॉलेज और लास्ट डे की नॉलेज दोनों आपके पास अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है ना, ताकि आपको एट द एंड ये ना लगे कि आपने 11th बर्बाद कर दी और मैं फिर इसी चैनल पे आकर आपको 12th के लिए बताऊं कि अगर 11th बर्बाद हो गई है तो टेंशन मत लो, 12th हम आपकी सुधार देंगे। तो इसीलिए 11th बर्बाद मत करना। क्योंकि एक चीज और बता सकता हूं मैं आपको, 11th क्लास कहीं ना कहीं 11th 12th, और आप यहां देखोगे तो आपको जो साइंस लेगा उसको नीट मिलेगी, जेई मिलेगा, और जो आर्ट्स लेगा या फिर जो कॉमर्स लेगा उसके लिए अदर एग्जाम्स होंगे। ठीक है, ये सारा आपका पैटर्न रहने वाला है। तो मैं बता देता हूं, 11th क्लास आपका बेस बनाएगा, 11th आपका बेस क्रिएट करेगा, 12th आपका उसके अंदर मजबूती लेकर आएगा। ठीक है, जो कहते हैं ना मजबूती कहां से आएगी, तो भाई आपको मजबूती देगा 12th क्लास। ठीक है ना, एंड कहीं जाके फिर आप अपने इस पड़ाव पर पहुंच पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे को जहां तक नॉलेज है अपने अपने स्ट्रीम की, जैसे कि साइंस की बात करूं मैं, तो 11th एंड 12th मिलाकर, 11th से 12th एंड 12th से नीट के अगर पड़ाव की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं 11th और 12th के बीच में आपका रेशियो देखोगे तो 45% देन 55% का रेशियो रहता है। ठीक है, आप अगर अपना 11th अच्छा कर लेते हो बच्चों, तो 11th का 45% आपके डायरेक्ट नीट में देखने को मिलते हैं। और यही चीज मैं अपने ऑफलाइन सेंटर में जो बच्चों को पढ़ाता हूं वहां भी बताता हूं कि 11th बेसिक से पढ़ते हुए चलो। यानी अगर आपने ये साल और ये साल टोटल 2 साल अगर आपने दे दिए ना, तो 12th क्लास जस्ट जैसे आप क्रॉस करोगे 100% गारंटी के साथ आप पहले अटेम्प्ट में ही अपने नीट को क्रैक करोगे। ठीक है, और यही सारी चीज होती है आपके अदर एग्जाम के लिए भी, चाहे वो जेई हो, चाहे वो आपका सीए के एग्जाम हो, इंटरमीडिएट हो, इन सारे अदर एग्जामों के लिए भी आपका बेस 11 12 ही होता है। ठीक है, तो 10th क्लास के बच्चों से मेरा सिर्फ इतना ही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं कि अभी से मान लो आपके पास टाइम स्टार्ट हो चुका है, अलार्म बजने ही वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके रिजल्ट आ गए और कब आप लोग 11th में पहुंच जाओगे। तो फटाफट से अभी से आप लोग इस तैयारी में लग जाओ कि आप किस तरीके से 11th को फेस करने वाले हो। ठीक है, और बाकी जो भी 10th के बच्चे हैं जो अभी 11th में आने वाले हैं, उनके लिए तो आप जानते हो भाई कि ट्रायो मोटिव के ऊपर आपको साइंस आर्ट्स इसकी वीडियो मिलती रहती है, और इन फ्यूचर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी हम वीडियो लेकर आएंगे ही। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और अपने उन दोस्तों को भेजना जिसको 11th क्लास के अंदर साइंस आर्ट्स का डर है कि वो कैसे पास करेंगे, कैसे अपना बेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।